स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बात करें तो ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं। जो रिएक्शन रिवर्सिबल ही नहीं है, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रही हैं, वो कैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम दिखाएंगी। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो होता है, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर ही होता है। अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि गुलवर्ग और बेगे का जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका रेट लॉ हम कैसे लिखते हैं। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखना है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है ए प्लस बी वी और उन्होंने प्रोडक्ट बनाया सी सी, तो ए बी सी जो स्मॉल है वो कोफिशिएंट है। तो अब यहाँ पे जब हमें लिखना है तो हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने जो भी आपका एक्टिव मास लिया है उस एक्टिव मास के ऊपर हमने लगाई है कोफिशिएंट्स पावर में, और यहाँ पे कांस्टेंट आया जिसका नाम है रेट कांस्टेंट। एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन विच इज़ इन द मोलैरिटी, ठीक है, अगर ये लिक्विड हैं तो। और अगर हमने बैकवर्ड रिएक्शन लिखी है तो वहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन में हमने उसको उस डायरेक्शन से लिखा है, तो फिर वहाँ पे हमने सी का एक्टिव मास लिया है और कोफिशिएंट ही भी वहाँ पे वही लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट आया है के बी, जो कि आपका बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई दूसरी रिएक्शन है जो ए बी वी से बन रहा है सी सी डी डी, तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा जब इक्विलिब्रियम होगा। तो के फॉरवर्ड और एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए एंड बी की पावर बी इज इक्वल्स टू के बैकवर्ड एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी हमने बराबर किया। तो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कोफिशिएंट है और बैकवर्ड रिएक्शन का जो कोफिशिएंट है रेट कांस्टेंट जो है उसका जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारे क्या आ गए, हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ गई, है ना। तो ये जो हमारा है गुलवर्ग और बेगे का लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आती है। अब अगर लिक्विड है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सी लेंगे, यानी कि के सी हो जाएगा, और अगर गैसेस हैं तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा तो इसको के पी बोलेंगे। तो हमारे पास दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गए, दो तरह के, एक के पी और एक के सी। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो एक यहाँ पे आपका ए से ए है और यहाँ पे सी सी और डी डी बना, तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पे इसके एक ए मोल थे और यहाँ पे 0 मोल थे, लेकिन इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे ए में से एक्स मोल चले गए और यहाँ पे एक्स दोनों के बन गए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है कि तो कंसंट्रेशन वाला केसी लिखना है, तो हमें यहाँ पे मोलैरिटी लेनी है। ये बात हमें ध्यान रखना है कि मोलैरिटी मोल पर वॉल्यूम होता है ना, और हमें कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना है कि वो पावर में हम लगाएं। इसके बाद हमें कुछ बातें याद रखनी है कि यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम होगा तो आपका रेट जो है वो बराबर होगा, लेकिन कंसंट्रेशन स्पीसीज की कांस्टेंट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन हमेशा बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है। ये डायनेमिक नेचर में रहेगा, रिएक्शंस फॉरवर्ड भी हो रही होगी, रिएक्शन बैकवर्ड भी हो रही होगी, लेकिन रेट बराबर होने की वजह से हमें कांस्टेंट रखना होगा, मतलब पर ये होगा डायनेमिक। और ये किसी भी साइड से कैन बी अटेन फ्रॉम द ईदर साइड, और ये अनअफेक्टेड रहेगा। कोई भी कैटलिस्ट अगर आप यूज़ करोगे तो उस कैटलिस्ट से ये अनअफेक्टेड रहेगा। कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट अनअफेक्टेड रहेगा। और हमेशा केमिकल इक्विलिब्रियम एक क्लोज्ड कंटेनर में ही आएगा, क्योंकि कंटेनर अगर ओपन है तो हमारे पास वहाँ पे मास का एनर्जी का एक्सचेंज होता रहेगा, और जिस वजह से वहाँ पे कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे हमें ग्राफ्स को याद रखना है कि रेट टाइम के साथ एक टाइम के बाद हमेशा बराबर आ रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जा रही है। टाइम के साथ वो बराबर आए ये ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। के पी और के सी के बीच का रिलेशन हमें याद होना चाहिए कि के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। अब अगर इसी इक्वेशन में हम देखें कि डेल्टा एन जी, यानी कि नंबर ऑफ मोल गैसियस मोल्स का जो डेल्टा है, जो डिफरेंस है, वो अगर 1 से ज़्यादा है तो के पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर वो 1 से छोटा है तो के सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और वो बराबर है तो के पी और के सी बराबर होंगे, ठीक है। अब हमें एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो आपका के है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के पी या के सी, वो किस चीज़ से अफेक्ट होते हैं और किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होते हैं।
तो कंसंट्रेशन से, कैटलिस्ट से, प्रेशर से, इनर्ट मटेरियल से और डायरेक्शन से भी आपका के अफेक्ट नहीं होता है। दोनों डायरेक्शन के लिए के की वैल्यू सेम ही रहती है। लेकिन ये अफेक्ट किससे होगा? टेम्परेचर और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन से भी, क्योंकि मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया तो आपके के की वैल्यू बदल जाएगी किसी भी रिएक्शन के लिए। तो के के साथ जो रिलेशन आता है टेम्परेचर का, वो हमारे पास वेंट हॉफ इक्वेशन आती है, और जो कहती है log K2/K1 बेस 10 इज इक्वल्स टू डेल्टा H/2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये आपकी वेंट ऑफ इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि आपका जो के है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से डिफर करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन से कैसे अगर आप चेंज करोगे तो आपका केपी और केसी की वैल्यू किस तरह से चेंज होगी। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये आपकी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू फिक्स ही रहेगी। और जो रिएक्शन जो है आपकी, इसमें अगर आपकी किसी रिएक्शन में केपी या केसी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन ज़्यादा कंप्लीट हो रही है, रिएक्शन विल गेट मोर कंप्लीटेड, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज्ड अप हो जाएंगे। अब अगर देखते हैं कि अगर मान लो दो, हमने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, अगर हमने दो रिएक्शंस को जोड़ के, ए और बी को जोड़ के या घटा के हमने कोई रिएक्शन सी बनाई है, तो यहाँ पे उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे, ए का मान लो K1 है और बी का K2 है, तो वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे। जोड़ोगे तो मल्टीप्लाई और घटाओगे तो डिवाइड होंगे। अगर किसी रिएक्शन को तुमने, पूरी रिएक्शन को किसी एक कोफिशिएंट से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो आपका पावर में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो y से मल्टीप्लाई किया है तो K1 है उसका, तो K1 की पावर y आ जाएगा। और अगर आपने डिवाइड किया है y से, यानी कि 1/y से मल्टीप्लाई किया है, तो 1/y पावर में आ जाएगा। और अगर आपने किसी भी रिएक्शन को उल्टा लिख दिया है, रिवर्स कर दिया है, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि यहाँ पे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो दोनों सेम फेज में है, लिक्विड लिक्विड या फिर सॉलिड सॉलिड या फिर गैस गैस व्हाटएवर। लेकिन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे वो डिफरेंट फेज में होंगे, यानी कि कंसंट। अब ऐसे केस में आपको सॉलिड की और लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है वो आपको यूनिटी यानी कि एक लेनी पड़ेगी। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन गैसेस के लिए आपको पार्शियल प्रेशर यूज़ करना होगा। अब गैसेस के बारे में हमें ये बात पता होनी चाहिए कि गैसेस की अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा करनी है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा करनी है तो प्रेशर एबव लिक्विड सरफेस हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक इक्वेशन हम जानते हैं, PV = nRT, हमने गैसियस की इक्वेशन पढ़ी है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो प्रेशर एक्सटर्नल होता है, एबव होता है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम भी जो होती है वो गैस की होती है, यानी कि आप किसी भी गैस से भरी कंटेनर में अगर एबव आपके सरफेस ऊपर से अगर प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो गैस की वैल्यू कम होगी। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे समझ ली। अब हमारे पास आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमसे कहता है कि कोई भी चेंज अगर इक्विलिब्रियम में हो रहा है तो आपका रिएक्शंस कुछ ऐसे बिहेव करेगी, रिएक्शन ऐसे रिएक्ट करेगी कि उस चेंज को अपोज करे, है ना, उस चेंज को कंपनसेट करे, इस तरह से होगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे है आपका पोजीशन चेंज होगी, तो आपके एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि अगर आपने कोई भी चेंज किया, ठीक है, एनी चेंज किया तुमने इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पे आपके केपी केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उस पार्टिकुलर इक्विलिब्रियम का पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा, कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने चेंजेस क्या किए, मान लो हमने एक तरफ की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो हम जानते हैं कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी तरफ कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। उसके बाद अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों तरफ अगर नंबर मोल सेम है। लेकिन अगर एक तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है तो नंबर ऑफ मोल कम होने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से आपकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। अब वॉल्यूम कम हो गई, नंबर ऑफ मोल भी कम है, तो यहाँ पे मोलैरिटी कम हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो जहाँ नंबर ऑफ मोल कम होंगे उस तरफ आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा।
अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, और टेम्परेचर चेंज करने से हमें पता है कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अगर हमने कोई इनर्ट मटेरियल ऐड किया, तो इनर्ट मटेरियल ऐड करने पे हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या वॉल्यूम का चेंज हुआ है। अगर डेल्टा वी जीरो है तो कुछ नहीं होगा। एक्चुअली हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि इनर्ट मटेरियल जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे हम उसको या तो हम एनर्जी बढ़ाते हैं, उसकी सिस्टम की एनर्जी बढ़ाने का 3 तरीके होते हैं, या तो उसे हम हीट दे दें या हम उस पर वर्क कर दें, हमने कोई इनर्ट मटेरियल ऐड कर दें, ठीक है। तो अब जब हम उसमें इनर्ट मटेरियल ऐड करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि डेल्टा वी जीरो है, तो डेल्टा वी जीरो है तब तक कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि भाई कंसनट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका डेल्टा पी जीरो है, यानी कि डेल्टा वी बदला होगा, डेल्टा पी अगर जीरो, क्योंकि डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी ही तो एनर्जी है, तो डेल्टा पी अगर जीरो है तो यानी कि डेल्टा वी बदला होगा। तो ऐसे केस में आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो आपका वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। ये बात हमें याद रखनी है, और यहाँ पे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम स्टार्ट करें इससे पहले हमें कुछ थ्योरीज यानी कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्लासिकल कॉन्सेप्ट आता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स जो हैं वो कंडक्टर हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट हैं। एसिड सोर होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं बेस से, रेड लिटमस को ब्लू कलर देते हैं अगर बेस है तो, और ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा अगर एसिड है तो, ठीक है। अब अगर हम आरिनीस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो आरिनीस बोलते हैं कि जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में एसिड जो है वो H+ डोनेट करेगा और बेस जो है वो आपका OH- डोनेट करेगा। एग्जाम्पल भी दिए इन्होंने एसिड के HCl, H2SO4, और आपका बेस के लिए NaOH और NH4OH। तो हमें लगा कि ठीक है यार, आर्निस भी सही कह रहे हैं, जो बेस वो होगा जो आपका OH- देगा और एसिड वो होगा जो आपका H+ देगा। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया कि एसिड जो है वो सोर होंगे आपके, जो बेस से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना, ये क्लासिकल वाला था। लेकिन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट बहुत सबसे अच्छा है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला कि एसिड वो होंगे जो H+ डोनर है और बेस जो होंगे जो H+ एक्सेप्टर है। इन्होंने OH- का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने HCl देखा, तो HCl पानी के साथ रिएक्ट करता है तो H3O पॉजिटिव और Cl- बनाता है, तो ये आपका Cl- कॉन्जुगेट बेस हो गया HCl का। अब ये कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस सब अभी समझते हैं। फिर इसके बाद आपने अमोनिया देखा, तो अमोनिया ने भी आपका NH4 पॉजिटिव ले लिया, तो H+। अब अमोनिया ने आपका OH- रिलीज नहीं किया, इसने पानी से H+ ले लिया, तो ये आपका कॉन्जुगेट एसिड बना अमोनिया का। लेकिन अमोनिया ने यहाँ पे किस तरह से बिहेव किया, अमोनिया ने यहाँ से बेसिक बिहेव किया, क्योंकि इसने H+ ले लिया और HCl ने H+ दिया, इसीलिए इसने एसिडिक बिहेव किया। अब ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखे हुए हैं इसको हम समझते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि H+ अच्छा है, H+ अच्छा है और OH- बुरा है। अब किसी के पास से H+ चला गया तो उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ, और अगर H+ मिल गया तो मतलब उसके साथ काफ़ी अच्छा हुआ। एग्जाम्पल समझते हैं। अब मान लो HCl है, तो HCl के साथ आपके पास Cl- बचा और H+ चला गया, तो Cl- के साथ काफ़ी बुरा हुआ, यानी कि कॉन्जुगेट बेस है ये, काफ़ी बुरा यानी कि कॉन्जुगेट बेस है HCl का। और अगर Cl- के कंपैरिजन में HCl की बात करें तो Cl- को H+ मिल गया तो HCl बन गया, तो HCl कॉन्जुगेट एसिड है क्योंकि उसके पास H+ है उसे ऑफ Cl-। समझ आ रही है बात। अच्छा, अमोनिया के केस में देखेंगे तो NH4 इसको H+ मिल गया, यानी इसके साथ काफ़ी अच्छा हुआ, यानी कि NH4 पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड है इसका, अमोनिया का, और अमोनिया कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि H+ लूज करके ऑफ NH4 पॉजिटिव। ये बात हमें याद रखनी है। तो H+ अच्छा है और जिसे ये मिल जाएगा उसके साथ काफ़ी अच्छा होगा, और अगर जिसके से ये चला जाएगा उसके साथ काफ़ी बुरा होगा। OH- के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो OH- बुरा है, जिसे ये मिल जाएगा उसके साथ बुरा होगा काफ़ी, और जिसके साथ से ये चला जाएगा उसके साथ काफ़ी अच्छा होगा। जैसे NaOH ले लो, तो NaOH से आपने OH हटाया तो Na+ बना, तो NaOH के साथ काफ़ी अच्छा हुआ कि OH- चला गया, तो Na+ इसका कॉन्जुगेट एसिड है NaOH का। और Na+ के रेस्पेक्ट में देखोगे तो Na+ को अगर OH- मिल गया और NaOH बन गया, तो NaOH जो है काफ़ी बुरा हुआ इसके साथ, तो NaOH आपका कॉन्जुगेट बेस है Na+ का। तो यहाँ पे हमें समझ आता है। अब हम अगले पेज पे मूव करते हैं।
यहाँ पे लिखा है लुईस एसिड के बारे में, लुईस बेस के बारे में। तो लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होनी चाहिए, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को, और यहाँ पे ये इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होनी चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल है, जैसे BeCl2 और Bf3, तो ये यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। SnCl4 इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, SiCl4 वैकेंट ऑर्बिटल है, FeCl3, ठीक है। इसके अलावा सारी के सारी कैटाइन H+ और AlCl3 ये आपके क्या हैं, ये आपके लुईस एसिड है। आपको एक बार दिमाग में होने चाहिए ये सब, Bf3, BeCl2, SnCl4, SiCl4, FeCl3, AlCl3, H+ और सारे के सारे कैटाइन। लेकिन हमें याद रखना है कि CCl4, ये CCl4 की कार्बन की सारी वैलेंसी फुलफिल है, सब कुछ है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ना ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ना इसके पास कोई ऑर्बिटल है, तो ना ही ये लुईस बेस है, ना ये लुईस एसिड है। लुईस बेस के बारे में बात करते हैं, ये रिच होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, और ये आपके इनके पास लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, और लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका अमोनिया और पानी। तो NH3 जो है आपका, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब ऑल्दो H2O इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट ये लुईस बेस है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे दो कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, और वीक होते हैं जो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग के हमें एग्जांपल याद रखने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के H2SO4, HClO4, HNO3, HCl, HBr, HI, NaOH, KOH और सभी तरह के सॉल्ट्स, सारे सॉल्ट्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, पानी में पूरे पूरे टूट जाएंगे। ठीक है, लेकिन वीक एसिड के बारे में बात करते हैं। इसमें आपके H2SO4 जो टॉप वाला है वो स्ट्रॉन्ग में आ गया। इसके अलावा HClO4 वहाँ आ गया, तो HClO3 और HClO2 इधर आ जाएगा। इसके अलावा फॉस्फोरस के सारे एसिड, ठीक है, सारे ऑक्सी एसिड, H3PO4, H3PO3, H3PO2। इसके अलावा सारे ऑर्गेनिक एसिड और बेस। इसके अलावा HCN, HNO2, HNO3 उसमें आ गया, तो HNO2 इधर आ गया। इसके अलावा HCN और HF ये दोनों ही आपके वीक हैं। इसके अलावा H3BO3 है ना, ये आपका, इसका N फैक्टर 1 होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये पानी से एक प्रोटॉन रिलीज कराता है, अपना कोई भी प्रोटॉन नहीं देता है। और इसके अलावा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी आपका वीक है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। ये अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि कितने परसेंट या किस फ्रैक्शन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है और कितना वो एसोसिएट ही रह जाता है, ये उसका अल्फा होता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इनका अल्फा 1 है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो आपका 0 से तो ज़्यादा होता है, लेकिन 1 से कम होता है, यानी कि ये पार्शियली डिसोसिएट करते हैं। अब जैसे H3CO3 है, तो यहाँ पे अपना अगर D = 0 पे इसके C मोल थे और इनके प्रोडक्ट के 0 मोल थे, तो इक्विलिब्रियम पे होगा क्या कि इसके जो है आपके अगर 1 मोल होता तो 1 में से अल्फा चले जाते और अल्फा अल्फा बन जाते, लेकिन C मोल थे तो C में से C अल्फा चले गए और यहाँ पे C अल्फा बन गए। तो हमने यहाँ पे जब C अल्फा बना तो हमने यहाँ पे इसकी Ka की वैल्यू लिखी। Ka की वैल्यू में हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अल्फा हमें पता है कि इनका बहुत छोटा होता है तो हमने अल्फा को इग्नोर किया, तो हमारे पास Ka का फॉर्मूला आ गया C∝² और अल्फा का फॉर्मूला आ गया √Ka/C। तो C यहाँ पे आपकी मोलैरिटी है, ये बात आपको याद रखनी है, कंसंट्रेशन है, और अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अब अल्फा को हमें सॉल्यूशन वाले चैप्टर के वेंट ऑफ फैक्टर से कंफ्यूज नहीं करना है। वहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की और अल्फा की इक्वेशन होती है, वो क्या होता है कि I = अगर आपका डिसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन मतलब आपका कुछ पार्ट डिसोसिएट हुआ है, तो मान लो आपके पास पहले 1 थे, अब 1 में से अल्फा चले गए, क्योंकि अल्फा मोल मान लो चले गए, ठीक है, तो 1 - अल्फा हो गया। अब अल्फा से 1 कितने गए डिसोसिएशन में? n अल्फा बन गई, तो 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, तो ये आपका वेंट ऑफ फैक्टर आ गया, ठीक है। और अगर आपका एसोसिएशन हुआ है तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n, ठीक है, तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। अब हमें ये समझना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है तो ठीक है, अगर उसका मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो वो परसेंटेज हो जाएगा।
और के का फॉर्मूला अभी हमने निकाला कि सी अल्फा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू होगी √Ka/c। और हम जानते हैं कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, तो इसका एक और फॉर्मूला ये भी बन सकता है √Ka इंटू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। फिर हम बात करते हैं पानी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम जानते हैं कि वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी थोड़ा बहुत डिसोसिएट हुआ होता है H3O पॉजिटिव यानी कि H+ आयंस और OH- आयन में। अल्फा इसका बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हम एज्यूम करते हैं यूनिटी, 1 ही एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम पानी के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं तब KW आपका क्या आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की हमने बोला कि वो यूनिटी रख लेते हैं हम, तो KW इज इक्वल्स टू क्या आ गया, H+ आयंस इंटू OH- आयंस की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल इसकी KW की वैल्यू हमें मिलती है 1 × 10⁻⁻14। अब हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिकली ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 और OH- आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 हो जाता है। ठीक है, ये जो KW है 10⁻⁻14, इसे हम आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोलते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और ऑटो आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं pKW की। pKW का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ। अब माइनस लॉग ऑफ KW जब हम निकालेंगे तो हम उसको हम pKW बोलेंगे, जिसकी वैल्यू है 14। तो यानी कि pH की वैल्यू 7, pOH की वैल्यू 7, pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू 14, pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू pKW। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। अब pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू pKW इज इक्वल्स टू 14 हमेशा नहीं होगा, ये सिर्फ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे है, ये रूम टेम्परेचर पे है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बदलोगे आयोनाइजेशन बढ़ेगा, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, है ना। तो वहाँ पे आपकी जो KW की वैल्यू है वो चेंज होगी, pKW की भी वैल्यू चेंज होगी और pH प्लस pOH की वैल्यू भी चेंज होगी। पर जनरली अगर आपको नहीं दिया है तो आपको ये 14 ही मान के चलनी है। pH का मतलब हो गया माइनस लॉग ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन, pOH का मतलब हो गया माइनस लॉग ऑफ OH- आयन की कंसंट्रेशन। H2O एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट यहाँ पे एक्चुअली ये एक बेस है, लुईस बेस, जो कि डोनेट कर सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ऑक्सीजन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ आयन और OH- आयन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये नॉर्मेलिटी होती है, हमें पता होना चाहिए नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ एन फैक्टर, नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ OH- आयन किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में उसकी नॉर्मेलिटी को दिखाता है। इसके अलावा हमें एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि लॉग की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, log बेस 10 की वैल्यू, जो कि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो log 1 बेस 10 सभी में है, तो 1 की वैल्यू होगी 0, 2 की 0.3, 3 की 0.4, 4 की 0.60, 5 की 0.69, 6 की 0.7, 7 की 0.8, 8 की 0.9, 9 की 0.95 और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जब भी हम वीक एसिड का pH निकालेंगे, यानी कि हम H+ आयन की कंसंट्रेशन को वहाँ पे कंसीडर करेंगे वीक एसिड के, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना है कहीं वो इतना वीक एसिड ना हो कि उसका आयोनाइजेशन पानी के H+ से भी कम हो, यानी कि 10⁻⁻7 तो अपन के पानी के ही H+ आयन्स हैं। तो अगर वीक एसिड के 10⁻⁻6 हैं, 10⁻⁻5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, तो हम पानी के H+ आयन्स को इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर 10⁻7 या उससे भी ज़्यादा कम है, 10⁻8, 10⁻9, 10⁻-7 सॉरी माइनस, तो उस केस में हमें पानी के भी H+ आयंस को कंसीडर करके pH निकालना पड़ेगा। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें पता है कि यहाँ पे अल्फा हमेशा 1 होता है, तो पूरा का पूरा आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो जो आपने एसिड की जो आपकी मोलैरिटी होगी, जितने मोल होंगे सारे के सारे आपके डिसोसिएट हो जाएंगे, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, N इंटू मोलैरिटी, एन फैक्टर जो भी है वो हो जाएगा। या फिर बेस की OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, N इंटू मोलैरिटी, जो भी आपने बेस लिया है। तो आप वहाँ से pH और pOH माइनस आराम से निकाल सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ आपको कंसंट्रेशन पता ही है। और अगर आपको pOH निकाला है आपने, तो pH के लिए आप उसको 14 में से माइनस कर दोगे pOH, क्योंकि हमें पता है pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 होता है। फिर अगर मिक्स्ड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड ही है पर वो मिक्स हैं, तो यहाँ पे हमें H+ आयन की कंसंट्रेशन के लिए N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 करना पड़ेगा।
ठीक है। तो टोटल हमें नंबर ऑफ आइंस ऊपर आ जाएंगे H+ और टोटल वॉल्यूम नीचे आ जाएगी, यानी कि हमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ही मिलेगी यहाँ पे भी, ठीक है। अब N1 का मतलब होता है, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आइंस 1 लीटर सॉल्यूशन में, और V1 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब टोटल H+ आइंस ओवरऑल ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है। अब सेम हमने अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन मिल गई तो pH भी निकाल सकते हैं मिक्स का। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे OH- आयन की कंसंट्रेशन अपन टोटल मिल जाएगी, इसी हमें N1V1 + N2V2 अपन V1 + V2 करके फिर वहाँ से pH = 14 - POH कर देंगे। और अगर मिक्स स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी चलेगी। अगर NaVA यानी कि एसिड का NaVA ज़्यादा है तो ओवरऑल एसिडिक रहेगा वो, यानी कि pH उसका 7 से कम रहेगा, ठीक है। और हम NaVA में से NaVB घटाएंगे, लेकिन अपॉन में V1 + V2 वॉल्यूम तो हमेशा ऐड ही हो रही है ना, ठीक है। लेकिन अगर आपका बेस है तो वहाँ पे NVBB ज़्यादा होगा तो उसमें से घटाएंगे, ओवरऑल सॉल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और हमें याद रखना है कि यहाँ पे POH, अगर आप OH की कंसंट्रेशन निकाल रहे हो, आप अगर बेस ज़्यादा है NVBB ज़्यादा है तो आपने OH- की कंसंट्रेशन नेट निकाली होगी वहाँ पे, तो हमें pH निकालने के लिए 14 में से माइनस करना पड़ेगा POH को, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखनी है क्वेश्चन करते टाइम, वो है कि pH अगर ज़्यादा है इसका मतलब H+ आयन कम है, यानी कि pH ज़्यादा का मतलब बेसिक है, H+ आयन कम है, और pH अगर कम है इसका मतलब H+ आयन ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन के बारे में। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हम पार्टिकुलर कोई भी कंसंट्रेशन में H+ आयंस तो वहाँ पे फिक्स हैं, नंबर ऑफ H+ आयंस फिक्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम अभी के लिए, लेकिन अब आपने पानी डाल दिया तो वॉल्यूम बढ़ती है, तो आपकी नॉर्मेलिटी अब चेंज हो रही है, यानी कि पहले N1 थी तो अब N2 हो रही है, पहले V1 थी अब वॉल्यूम V2 हो गई है। तो यहाँ पे हमें डाइल्यूशन के केस में एक ये याद रखना है कि N1V1 = N2V2 होगा। इसके अलावा एक फार्मूला हमें डायरेक्ट pH अगर हमें दे रखा है और हमें नया pH बताना है तो इसके लिए हमें फार्मूला याद रखना है कि जो न्यू pH होगा बराबर होगा पुराने वाले pH प्लस log V new अपॉन V old, यानी कि पहले अब बाद में जो वॉल्यूम हो गई है अपॉन पहले जो वॉल्यूम थी, ओवरऑल जो लॉग के टर्म में जो नंबर आएगा वो बड़ा ही आएगा बेस 10 वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रखा है कि यहाँ पे आपका 10⁻⁻² मोलैरिटी थी HCl वाले सॉल्यूशन की, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी 10⁻² हो जाएगी क्योंकि N फैक्टर 1 है, और इसमें मिक्स कर दिया 400 ml पानी मिक्स कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम आपकी कितनी हो गई। यहाँ पे पहले आपकी 100 ml HCl था ही, अब 400 ml और कर दिया तो टोटल 500 ml हो गया ये, ठीक है। तो हमने N1V1 N2V2 लगाया, तो V2 में आपने कौन सी वॉल्यूम रखी है जो बाद में हो गई है, V न्यू रखी है आपने, है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा आप H+ आयन से भी कर सकते थे कि पहले आपके 10⁻² H+ आयन्स थे, आपके 1000 ml में कितने हो गए फिर 10 है ना, उस हिसाब से आप कर सकते हो, पर डायरेक्ट फार्मूला लगाओ तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। पर फिर भी मैं एक बार इसे एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो इसमें हमने लॉजिक से किया है, मान लो इसकी मोलैरिटी रखी थी 10⁻², तो नॉर्मेलिटी भी वही आ गई। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, 10⁻² 1000 ml में है तो 100 ml में कितने होंगे 10⁻³ H+ आयन होंगे। अब आपने सिर्फ पानी डाला है तो H+ आयन तो डाले नहीं, तो 10⁻³ ही रहेंगे 500 ml में भी। अब 500 ml में 10⁻³ हैं तो 1000 ml में कितने हो गए 2 × 10⁻³, तो ये आपकी N2 आ गई, यही आपकी N2 आ गई और यही आंसर है। अब हम बात करते हैं pH अगर हमें वीक एसिड्स का निकालना हो तो क्या करेंगे। तो अभी हमने बात करी कि वीक एसिड का कहीं इतना ज़्यादा वीक ना हो कि वो पानी की 10⁻⁷ के बराबर या फिर उससे ज़्यादा कम H+ आयन अगर होंगे तो हमें पानी के H+ आयन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसके अलावा हम एक बार देखते हैं डिसोसिएशन इसका कैसे होता है। जैसे मान लो CH3COOH लिया तो CH3COO- और H+ में टूट गया, तो इसके अगर C- मोल गई तो इसकी C बने, इसकी C बने, तो हमने यहाँ पे पहले भी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो √KA/C आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका pH का फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 ब्रैकेट में pKa - log C, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वीक एसिड्स के लिए आपका जो pH का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/2 pKa - log C। और सिमिलरली वीक बेस के लिए जो आपका अल्फ़ा की वैल्यू आती है वो होती है √KB/C, ठीक है। और यहाँ पे POH की वैल्यू होती है 1/2 pKb - log C, और POH से pH निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है कि 14 में से हम जब माइनस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा।
तो हमें समझ आया कि अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के ए बाई सी एसिड के केस में, वीक एसिड के केस में, और अंडर रूट के वी बाई सी वीक बेस के केस में। एसिड के केस में पीएच का फॉर्मूला होगा 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी, और यहाँ पे अंडर रूट पी के वी 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी, वहाँ पे पीएच है, यहाँ पे पी ओ एच है। ठीक है, तो हमें ये बात अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, वीक एसिड की बात कर ली, वीक बेस के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, क्योंकि वो पूरे आयनाइज हो जाएंगे। तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मोलैरिटी दे रखी होगी उसमें एन फैक्टर का मल्टीप्लाई करके H प्लस आयन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, माइनस लॉग ऑफ दैट कंसंट्रेशन करेंगे तो पीएच आ जाएगा। ठीक है, और अभी हमने वीक एसिड वीक बेस के फॉर्मूले याद कर लिए, पीएच के और POH के। अब हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। तो कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है ये, इसमें आपका बहुत ज़रूरी है कि आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन आयन की प्रेजेंस होगी और इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होने लग रहा होगा। जैसे कि मान लो CH3COOH है, तो CH3COOH में हुआ क्या कि ये आपका CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा। अब हमने एक ऐसा सॉल्ट लिया जिसमें ये CH3COO माइनस वाला आयन कॉमन है। ठीक है, तो ये भी आपका CH3COO माइनस और Na प्लस में टूटा। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि ये आपका कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से होगा क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ COO माइनस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो आपका सॉल्ट है वो तो पूरा आयनाइज होगा, और वीक एसिड में COO माइनस की कंसंट्रेशन कुछ x है। अब x कंपैरेटिवली बहुत कम है क्योंकि सॉल्ट पूरा डिसोसिएट हुआ है। तो यहाँ पे जो वीक एसिड की जो रिएक्शन है ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि COO माइनस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो H प्लस के साथ रिएक्ट करके वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि वीक एसिड का डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे केस में जब हम अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे जो कंसंट्रेशन इसकी है वीक एसिड की वो C ही लेंगे, C माइनस एक्स की जगह, समझ रहे हो। और CH3COO माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो हम 0.1 लेंगे x की जगह। ठीक है, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो हमें x ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि H प्लस आयन जैसा आयन तो कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे अपना अल्फ़ा निकाला, Ka निकाला, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन x ली, और आपने CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन 0.1 ली, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C ली। तो ये हमारा कॉमन आयन इफेक्ट है। और ऐसा ही सिमिलर इसी पे बेस्ड होगा हमारा बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम बफर को अभी यहीं देख लेते हैं। ठीक है, तो बफर में होगा क्या कि ये रेजिस्ट करता है बफर पीएच में किसी भी चेंज को। अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो वहाँ पे आपका पीएच में चेंज नहीं होने देगा ये। तो बफर आपके दो तरह के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। तो हम एसिडिक वाला समझते हैं, बेसिक हमें अपने आप समझ आ जाएगा। इसका प्रिंसिपल भी कॉमन आयन इफेक्ट पे ही बेस्ड है। एसिडिक बफर का एग्जांपल है अपना ब्लड, क्योंकि अपन के ब्लड में भी एक वीक एसिड होता है जो कि कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। ठीक है, जो कि आपके H3CO माइनस और H प्लस में टूटता है। अब H3CO3 में से अगर H प्लस चला गया तो HCO3 माइनस जो बचा है वो इसका कॉन्जुगेट बेस है वीक एसिड का। अब हम बात करते हैं कि एसिडिक बफर में होगा क्या। एसिडिक बफर में एक वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको कॉमन आयन चाहिए। अब वीक एसिड H प्लस लूज करने के बाद खुद ही कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ काफ़ी बुरा हो गया, H प्लस चला गया। तो इसीलिए इसी का कॉन्जुगेट बेस और चाहिए ताकि ये कॉमन आयन दिखा पाए। या फिर हम इसी बात को ऐसे कर सकते हैं कि वीक एसिड और इसका सॉल्ट चाहिए, इसी का सॉल्ट चाहिए किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस में जो आपका जो वीक वाला कंपोनेंट होगा वो यही होगा, है ना। इसी अब ये तो वीक ही है ना, वीक एसिड है तो ये वाला कंपोनेंट तो वीक ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ चाहिए ताकि पूरा का पूरा टूटे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिया CH3COOH है, तो ये CH3COO माइनस और H प्लस में टूट गया। ठीक है, और हमने सॉल्ट लिया CH3COO Na, तो ये Na प्लस में टूट गया। तो यहाँ पे हमें कॉमन आयन देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे डाइल्यूशन करोगे, मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, H प्लस या OH माइनस डालोगे, तो ये pH को कैसे रेजिस्ट करेगा मैं आपको बताता हूँ। अब H प्लस जब आप डालोगे तो कॉमन आयन की वजह से यहाँ पे CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन तो खूब अच्छी खासी है। H प्लस डालते ही ये क्या करेगा, ऊपर वाली इक्वेशन पहली वाली में आप देखो तो H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, जो कि कॉमन आयन इफेक्ट में हो ही रहा था। अगर आपने OH माइनस डाला, आपने एसिड डाला तो इसने ऐसे रिएक्ट किया। अगर आपने बेस डाला, OH माइनस डालने का मतलब क्या है, आपने H प्लस कम किया, क्योंकि OH माइनस H प्लस के रिएक्ट करके पानी बना लेगा।
यानी कि आपने H प्लस अगर कम किया तो ये पहली वाली इक्वेशन को फॉरवर्ड शिफ्ट करा देगा। तो ओवरऑल क्या करेगा, ये आपके pH को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका pH का फॉर्मूला बनता है वो बनता है pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, या फिर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड। ठीक है, तो बफर, अब बेसिक बफर के बारे में बात करते हैं। तो एसिडिक बफर हो गया, बेसिक बफर में भी सिंपल सिमिलर ही चीज़ें होंगी। यहाँ पे आपका एक वीक बेस होगा और वीक बेस का ही, अब वीक बेस OH माइनस रिलीज करके क्या बनने वाला है, कॉन्जुगेट एसिड बनने वाला है ना। तो इसको कॉन्जुगेट इसी के सॉल्ट का एक टाइप का सॉल्ट चाहिए जो कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बना दे। तो हम ये बोल सकते हैं कि वीक बेस और इसका कॉन्जुगेट एसिड, या फिर सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे भी POH का फॉर्मूला हम देखते हैं, और POH से pH निकालना तो हमें बहुत अच्छे से आता ही है कि हम 40 में से माइनस कर देंगे POH को। तो POH का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे आता है pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक बेस। ठीक है, या फिर pKb प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस। तो ये आपका बफर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका अगला टॉपिक हमारा जो है वो है हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन को समझते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी का ब्रेक होना, है ना। जैसे अपन ने वीक एसिड लिया CH3COO माइनस, तो इसने क्या किया, आप पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये पानी को ब्रेक कर देगा H प्लस OH माइनस आयन में, और ये CH3COOH बना लेगा, यानी कि पानी टूट गया और ये अपना एसिड बन गया। क्योंकि इसका अल्फा बहुत ज़्यादा थोड़ी ना होता है, ये तो एसिड बन के भी रहना चाहता है, पूरा पूरा आयनाइज होकर थोड़ी ना रहना चाहता है। और हाइड्रेशन अलग चीज़ होती है। हाइड्रेशन का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड हाइड्रेटेड फॉर्म में, जैसे कि CuSO4 है .5H2, तो इसको हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, जिसको हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी का ब्रेक होना। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, आपका एक कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगी, एक एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगी। अब यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस और एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस हो किस रीज़न से रही है। तो ये जो रीज़न है इसका वो है आपका वीक पार्ट। अगर मान लो आपने कोई सॉल्ट लिया, वो हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का साल्ट हो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का साल्ट हो, या वीक एसिड वीक बेस का साल्ट हो। तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है ना, वो हाइड्रोलाइसिस नहीं करा रहा है। क्यों नहीं करा रहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट अगर पानी को तोड़ेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो अल्फा वैसे ही वन होता है, वो तो वैसे ही आयोनाइज फॉर्म में रहना चाहता है, तो वो बनाएगा ही क्यों। तो इसलिए वो ऐसा करता नहीं है। लेकिन वीक एसिड वीक बेस वाला पार्ट ऐसा करता है, वो पानी को तोड़ता है और उसके H प्लस या OH माइनस आयन के साथ जुड़ के अपना एक एसिड बेस की फॉर्म में भी रह सकता है वो, है ना। तो रीज़न सबसे पहले समझते हैं, फिर याद करने का तरीका समझेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पे अब ये तो हमें रीज़न तो लगभग समझ आ ही गया कि मान लो हमने कोई वीक एसिड लिया तो XH है मान लो, तो वो H प्लस और X माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो वो अब ये X माइनस वाला जो पार्ट है ना, ये ब्रेक कर रहा है, तो इसे X माइनस क्या एनाइन है ना, तो ये एनाइनिक बोलेंगे इसको। अगर वीक एसिड है उसमें, तो वीक एसिड जो है H प्लस निकालने के बाद एनाइनिक पार्ट जो होगा वो पानी को ब्रेक करेगा, इसीलिए एनाइनिक वहाँ पे बोलेंगे। और क्योंकि पानी में से H प्लस जा रहा है, अब वो OH माइनस बढ़ता जा रहा है, इसीलिए वो बेसिक हो जाएगा, यानी कि pH 7 से ज़्यादा होगा। लेकिन वीक बेस वाला साल्ट है अगर, तो वीक बेस वाले साल्ट में क्या होगा, आपका बेस OH माइनस निकाल देगा, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो पानी को तोड़ेगा, यानी कि वहाँ पे कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगी। और OH माइनस क्योंकि जाता जा रहा है और सॉल्यूशन एसिडिक होता जा रहा है, इसीलिए वहाँ पे pH 7 से कम होगा। तो ये तो आपका लॉजिक हो गया। रीज़न हमारा क्या है, वीक एसिड है वीक बेस। लेकिन हम सॉल्ट देख के ही तुरंत, अगर हमें एकदम क्विक बताना है, तो हम स्ट्रॉन्ग वाले कंपोनेंट को देख के ज़्यादा जल्दी बता सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कंपोनेंट है, तो स्ट्रॉन्ग बेस देख के हमने बता दिया कि आपका जो सॉल्यूशन बेस होगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। रीज़न अलग है, लेकिन देख के याद करके अपन बता सकते हैं। और बेस क्या देता है, OH माइनस देता है, यानी कि एनाइनिक है। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका हो गया। या फिर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और आपका हाइड्रोलाइसिस कैसी होगी, कैटाइनिक होगी, क्योंकि एसिड क्या देता है, H प्लस आयन देता है। रीज़न ये गलत है, रीज़न वीक वाला है, लेकिन याद करने के लिए ये आप काम चला सकते हो। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लिया है तो कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा कि HCl मान लो NaOH है,
तो यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसने मान लो टूटा तो आयन क्या मिलेंगे, Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, H प्लस OH माइनस। तो क्या आपका Cl माइनस और H प्लस बन के HCl बनना चाहेगा? नहीं, क्योंकि ये वैसे ही 99% रिएक्शन तो H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में ही होके रहना चाहती है बैकवर्ड। तो यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगे, ना NaOH बनेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये पानी को तोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनानी नहीं है भाई इन केटाइन को। ठीक है, क्योंकि पानी को तोड़ के भी जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। तो यहाँ पे पीएच जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा, कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी यहाँ पे, ना केटाइन ना एनाइन कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम अगर अगले पॉइंट पे बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाले के बारे में बात करें, तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि यहाँ पे केटाइनिक होगी और यहाँ पे पीएच 7 से कम हो जाएगा। और यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस में अल्फा की जगह यहाँ पे H लिख देते हैं। तो H के लिए यहाँ पे फॉर्मूला आएगा अंडर रूट के हाइड्रोलाइसिस अपॉन C, जैसे वहाँ पे था सेम फॉर्मूला है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, मान लो एक इक्वेशन जो कि हम लॉजिकली भी याद रख सकते हैं। मान लो हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट लिया, जैसे कि NH4Cl लिया जो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है और NH4OH वीक बेस से बना है। हमने इसको पानी से रेड कराया तो हमारे पास आयन आएंगे NH4 पॉजिटिव, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे KH लिखा, यहाँ पे NH4OH लिखा, H प्लस आयन्स लिखे। ठीक है, और नीचे NH4 पॉजिटिव लिखा, क्योंकि NH ये आपका जो है KH हाइड्रोलाइसिस लिखा, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखनी है ना। अगर KH लिखना है तो हाइड्रोलाइसिस में NH4 ने पानी को तोड़ा, NH4OH बनाया और H प्लस बनाया और हमने हाइड्रोलाइसिस का कांस्टेंट लिखा। लेकिन अब Cl माइनस तो ऐसा करता नहीं क्योंकि वो HCl बनाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने KH लिख दिया। अब साइमल्टेनियसली हम NH4OH को देखते हैं कि NH4OH से वापस NH4OH कितने % रहना चाहता है, कुछ अल्फा डिसोसिएट भी तो होना चाहता होगा। तो उसकी हमने रिएक्शन लिखी, तो उसको हमने बोला Kb, क्योंकि जो बेस बन रहा है वीक वाला पार्ट जो है वो बेस बना रहा है और वो बेस का अल्फा वाली हमने रिएक्शन लिखी, तो उसको हमने Kb बोला। तो हमने देखा कि Kb और KOH में आपका रेसिप्रोकल वाला पार्ट जो है और वो कट के सिर्फ Kw बच रहा है। तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन समझ आई कि KH इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। तो हमें ये दोनों चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि एक तो अल्फ़ा वाली बात जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट KA/C, या फिर कि H है तो H इज इक्वल टू अंडर रूट KH/C हो गया। ठीक है, और एक याद रखनी है कि KH इंटू KV इज इक्वल टू KW, और KW की वैल्यू हम जानते हैं 1 इंटू 10⁻⁻14 होती है, यानी कि H प्लस आयन की कंसनट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन। ठीक ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बारे में बात चल रही है तो यहाँ पे pH 7 से ज़्यादा होगा और एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगी, और आपकी जो H की वैल्यू है अंडर रूट KH/C हो जाएगी। और जो आपका अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे भी वैसे जैसे था वहाँ पे KH इंटू KW के बराबर था, यहाँ पे KH इंटू KW के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपका जो कौन सा वाला पार्ट आपका, क्योंकि वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड H प्लस निकालने के बाद आपका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा ना, तो वो आपका पानी के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाएगा। अब वो एसिड जो है जो बन रहा है पानी को डिसोसिएट करने के बाद, वो कुछ अल्फा डिसोसिएट भी होना चाहेगा, तो उसकी जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो Ka होगी, तो वो Ka इंटू KH करोगे तो Kw के बराबर आएगा। ठीक है, Kw यहाँ पे भी सेम रहेगा, pH इज इक्वल टू 14 - POH होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट है, तो यहाँ पे आपका दोनों पार्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, कैटाइनिक भी एनाइनिक भी, क्योंकि दोनों पार्ट ही जो एसिड और बेस बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे केस में जो कंसंट्रेशन है वो दोनों की, जब हम KH लिखेंगे यहाँ पे, तो दोनों तरफ आपका ऊपर भी जब आपने KH लिखा तो आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी CH आएगा, क्योंकि C अल्फा ऊपर, और नीचे भी Ca-C, तो यहाँ पे C से कंसंट्रेशन का टर्म हट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो आपका अल्फा की वैल्यू होगी वो आपकी, या फिर KH की मैं बात करूँ तो यहाँ पे KH इज इक्वल टू H² होगा। ठीक है, यानी कि अल्फा की बात करता हूँ मैं, H की बात करता हूँ, वो अंडर रूट KA/C की तरह नहीं होगा, वो सिर्फ अंडर रूट KH बचेगा। अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट KA/C था, H इज इक्वल्स टू अंडर रूट KH/C था, लेकिन अब यहाँ पे
H इज इक्वल टू अंडर रूट के एच होगा, सिर्फ कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है। यहाँ पे आपका H कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे जो आपकी वीक एसिड वाले में आपने जो पढ़ा था कि के एच इंटू के ए के डब्ल्यू के बराबर था, वीक बेस में के एच इंटू के डब्ल्यू के बी के डब्ल्यू के बराबर था। यहाँ पे के एच इंटू के बी के डब्ल्यू के बराबर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो एसिड बन रहा है, मान लो जो आपका हमने एक सॉल्ट लिया वीक एसिड वीक बेस का, जो कि आपका CH3COONH4 है। ये डिसोसिएट होकर इसने बनाया एक तो आपका CH3COO माइनस, एक NH4 पॉजिटिव। अब CH3COO माइनस आपका एसिड बनाएगा जो कि CH3COOH होगा, और NH4 आपका बेस बनाएगा जो कि NH4OH होगा। अब जो एसिड जो बेस जो बन रहे हैं, इनके अपने अपने बैकवर्ड जाने के Ka और Kb भी होंगे। तो अगर Ka ज़्यादा है यानी कि वो ज़्यादा बैकवर्ड जाएगा, ज़्यादा आयोनिक फॉर्म में रहना पसंद करेगा, तो उसका H प्लस ज़्यादा होगा। Kb ज़्यादा है अगर बेस का, तो वो ज़्यादा बेस की फॉर्म में पसंद रहना पड़ेगा। तो जो H प्लस और OH माइनस ज़्यादा होंगे, उसका नेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्यूशन का pH बताएंगे। तो अगर Ka ज़्यादा है तो एसिडिक, Kb ज़्यादा है तो बेसिक, और दोनों बराबर हैं तो सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है। अब हम एक चीज़ देखते हैं जो हमने पिछले में दोनों में नहीं देखी, जैसे कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो हमने जो रिएक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे C था, C में से C अल्फा गया तो C अल्फा H प्लस। तो एक्चुअल में H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो C अल्फा यानी कि CH है, और H इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा अंडर रूट के ए बाई सी, तो हमने वहीं वहाँ पे लिख दिया कि CH इज इक्वल्स टू अंडर रूट के एच बाई सी। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, अंडर रूट के एच डॉट सी। तो ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई। सेम वीक बेस वाले केस में क्या हो गया आपका, CH हो गया OH आयन की कंसंट्रेशन, तो H की जगह हमने अंडर रूट के एच अपन सी लिख दिया, तो अंडर रूट के एच अपन सी आ गया। और इसको हम के एच को के डब्ल्यू अपन के ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि H इज इक्वल टू के ए, के एच इंटू के ए बराबर के डब्ल्यू है। एक इस फॉर्म में भी हम लिख सकते थे। और यहाँ पे आपकी H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी आपकी क्या होगी, C अल्फा होगी, है ना, CH होगी। एक सेकेंड, हाँ, तो इसकी कंसंट्रेशन के फॉर्मूले समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखी है, अगर हमें Ka चाहिए तो तो हमें Ka की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो हमने CH3COOH की इक्वेशन लिखी जो कि CH3COO माइनस और H प्लस में टूट गया। तो इसका मान लो CH यहाँ से ये आपका CH ये आपका बना था, आपको याद होगा कि अगर हाइड्रोलाइसिस वाला कोफिशिएंट H है तो सॉल्ट से ये आपका CH बना, CH अगर आपका बना हुआ है तो यहाँ पे C माइनस CH ये CH3COO माइनस टूटेगा। ये आपका कंसंट्रेशन मेन आपको देखने को मिलेगी अगर आप पीछे वाले पेज पे जाकर देखोगे। तो यहाँ पे जो सॉल्ट लिया था उसकी कंसंट्रेशन C थी, तो उस सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर C है तो सॉल्ट जब डिसोसिएट होगा तो वो सॉल्ट में से कुछ C माइनस सी अल्फा या C माइनस CH जो है वो डिसोसिएट होकर आपके आयन बने, दोनों के, NH4 की भी और इसकी भी। तो आयन की कंसंट्रेशन ये है, और जो CH बना है वो आपके एसिड और बेस बने। तो ये एसिड और बेस की जो आपकी कंसंट्रेशन है वो CH है। तो वही यहाँ पे हमने एसिड की कंसंट्रेशन CH ली है, और जो आयन है वो आपका सॉल्ट में से हाइड्रोलाइज होकर बना। C क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन है यहाँ पे, और C माइनस CH बना आपका ये। और फिर हमने यहाँ से जब हमने Ka लिखा तो हमने प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट करने पे हमें हाइड प्रोडक्ट में हमें H प्लस दिख रहा है, तो H प्लस को इधर लाए, Ka को इधर ले गए। ठीक है, तो जब हमने ये किया तो यहाँ पे हमें ऊपर देखने को मिला कि नीचे वाला जो टर्म है वहाँ पे C माइनस CH आ रहा है, H बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने इग्नोर किया हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को। तो ऊपर आ गया आपका H प्लस की वैल्यू Ka इंटू H, और H को हम जानते हैं कि ये अंडर रूट के एच बाई सी नहीं है, अंडर रूट सिर्फ KH है। तो इस वीक एसिड वीक बेस वाले केस में तो यहाँ पे हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया Ka इंटू H या फिर Ka इंटू अंडर रूट KH। और सिमिलरली बेस के लिए हमने बेस की इक्वेशन लिखी हुई, वहाँ पे आपकी बेस की जो
बना है वो CH बना है, और जो बेस जो आयन बना रहा है वो C-CH है। तो वहाँ पे भी हमने बेस की जो OH माइनस की इक्वेशन लिखी, वो OH माइनस की इक्वेशन को जब सॉल्व करके Kb/H आया या फिर Kb/KH आया, तो ये हमारी H+OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन हो गई। लेकिन हमें तो pH निकालना है ना, हमें H+ आयन और OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन हमने समझने के लिए समझ ली, वो ठीक है, लेकिन हमें जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो हमें pH के रखने हैं। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि वीक एसिड वीक बेस वाले केस में जो pH का फॉर्मूला होगा वो होगा 7+1/2 pKa माइनस pKb। हमने प्लस में लिया है इसीलिए हमने pKa को प्रायोरिटी दी है, ठीक है। तो 7+1/2 ब्रैकेट में pKa माइनस pKb। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाले केस में जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ओवरऑल pH आपका एसिडिक रहेगा, 7 से कम रहेगा, यानी कि 7 - 1/2 pKb प्लस log C, pKb प्लस log C, ठीक है। और आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वाले में रहेगा 7+1/2 ब्रैकेट में pKa प्लस log C, क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आयनिक वाला जो चैप्टर है वो भी खत्म होता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक भी यहाँ पे खत्म होता है हमारा पूरा चैप्टर। इससे पहले हम इस चैप्टर को रखें थ्योरी को और क्वेश्चंस लगाएं, इससे पहले हम इसका लास्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और एक बार फार्मूला रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ साल्ट विच इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिक्स्ड टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्ट होगा प्रेजेंट उसको सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जो भी आयंस है उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये KSP और इनका मतलब क्या है। तो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो KSP की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी आयनिक प्रोडक्ट से, यानी कि KSP की वैल्यू ज़्यादा, अनसैचुरेटेड मतलब सॉल्युबिलिटी आपकी कम है। KSP ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है, ये बात आप याद रखना। अब सैचुरेटेड में क्या होगा, बराबर है तो IP और KSP की वैल्यू तो बराबर है, और KSP की वैल्यू अगर कम है आयनाइजेशन पोटेंशियल से तो आपकी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो सुपर सैचुरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि PPT कहाँ फास्ट बनेगा। तो PPT फास्ट बनाने के लिए एक तरीका, तो हम KSP देखें या सॉल्युबिलिटी देखें, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। हमने ऊपर देखा कि KSP ज़्यादा तो अनसैचुरेटेड, मतलब KSP ज़्यादा होगा तो सैचुरेशन नहीं आने दे रहा ना वो, और KSP अगर कम है इसका मतलब सैचुरेशन आएगा, है ना। KSP कम है इसका मतलब, तो स्मॉलेस्ट KSP मतलब PPT फास्ट बन रहा है इसके रेस्पेक्ट में देखें, और लार्जेस्ट KSP मतलब PPT स्लो बन रहा है। लेकिन सॉल्युबिलिटी की माने तो अगर सॉल्युबिलिटी कम होती है तो PPT ज़्यादा बनता है, क्योंकि सॉल्युबल होगा तो PPT नहीं बनेगा, और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो PPT कम बनता है। तो जब भी हमें इस सॉल्युबिलिटी PPT का रेट अगर हमें पता करना है कि कौन किस में PPT तेज़ बनेगा, तो वहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी को चेक करेंगे। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी और KSP का रिलेशन कैसे होगा। मान लो हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मान लो Ca3PO4 का होल ट्वाइस दे रखा है, तो यहाँ पे हमें ये आयन देखने हैं कि कैल्शियम के 3 आयन बनेंगे, PO4 3 माइनस के 2 आयन बनेंगे। तो हमको उसको एक आयन जो है दोनों के उनको SS लिख देना है, 3S और 2S लिख देना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लाई में आएंगे और इनकी पावर वही होगी जो इनके कोफिशिएंट होंगे। तो 3S की पावर 3, 2S की पावर 2 इज इक्वल्स टू KSP। तो ये आपका KSP इज इक्वल्स टू 108 S की पावर 5। ये आपका इस तरह से आपको KSP और ये निकालना है कि जितने भी आयन होंगे उनकी कोफिशिएंट को उनके सामने रखना है सॉल्युबिलिटी की, और उनकी पावर भी वही लगानी है और मल्टीप्लाई कर देना है सबको, ठीक है। अब हम एक बार चैप्टर में जो हमने सारे फॉर्मूले पढ़े एक बार उनको समझते हैं। हमने किस किस के फॉर्मूले पढ़े, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस का हमने pH निकाला। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब हमने pH निकाला तो हमें पता है जो भी उनका मोलैरिटी दे रखी थी उसके रेस्पेक्ट में हमने एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने नॉर्मेलिटी यानी नंबर ऑफ H+ आयन निकाल लिए पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि 1 लीटर में। तो वही उनकी जो है H+ आयन की कंसनट्रेशन या OH- आयन की कंसनट्रेशन थी, वहाँ से हमने pH निकाल लिया। लेकिन वीक एसिड और वीक बेस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा, डाइल्यूशन में हमने pH निकालने का फार्मूला पढ़ा, हमने बफर में सॉल्यूशन पढ़ा pH का, और इसके अलावा हमने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में पढ़ा।
तो सबसे पहले हम डाइल्यूशन का याद करते हैं। डाइल्यूशन में हमने पढ़ा था कि पी एच न्यू इज इक्वल्स टू पी एच ओल्ड प्लस लॉग वी न्यू अपॉन वी ओल्ड। ठीक है, इसके बाद हम वीक एसिड वीक बेस में पढ़ते हैं। तो वीक एसिड में हमने पढ़ा था पी एच का फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट में पी के ए माइनस लॉग सी, और वीक बेस में पढ़ा था पी ओ एच इज इक्वल्स टू 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी, और पी एच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पी ओ एच होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बफर में। तो बफर में हमने पी एच इज इक्वल्स टू पढ़ा था पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, पी ओ एच इज इक्वल्स टू पढ़ा था पी के बी प्लस सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में पढ़ा था हमने कि यहाँ पे आपका वीक बेस है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि पीएच कम होगा, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगी, और आपका जो H इज इक्वल्स टू √KH/C होगा, और KW इज इक्वल्स टू होगा KH इंटू KB, और पीएच का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 7 - 1/2 PKV प्लस लॉग सी। 7 - 1/2 ब्रैकेट में PKV प्लस लॉग सी। 7 माइनस किया क्योंकि पीएच 7 से कम है, 1/2 ब्रैकेट में PKV प्लस लॉग सी। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हमने देखा कि यहाँ पे पीएच 7 से ज़्यादा होगा, एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगी, है ना, और H इज इक्वल्स टू √KH/C होगा, और KW इज इक्वल्स टू KH इंटू KA होगा, और यहाँ पे आपका जो इक्वेशन आएगा पीएच का वो आएगा 7 + 1/2 PKA प्लस लॉग सी। ठीक है, ये पीएच की इक्वेशन है, ये हमें याद रखना, ये POH की नहीं है, ये पीएच की इक्वेशन है। ये सारी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हमने सारी पीएच की याद करी हैं। फिर उसके बाद वीक एसिड वीक बेस में जो पीएच की इक्वेशन है उसमें हमने 7 प्लस किया है, तो इसीलिए हमने PKA को प्रायोरिटी दी है। तो 7 + 1/2 ब्रैकेट में PKA माइनस PKV। तो यहाँ पे दोनों टर्म में अंदर PKA PK वाले हैं, लेकिन बाकी सब में अंदर PKA प्लस लॉग सी है, PC नहीं है, लॉग सी है, और फिर इधर भी लॉग सी है। हर जगह अब माइनस का मतलब है वीक एसिड वीक बेस के अलावा, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस वाले फॉर्मूले में PKA माइनस लॉग सी PKV माइनस लॉग सी है, यहाँ पे लॉग का माइनस का लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर हमने वीक एसिड वीक बेस वाले फॉर्मूले में 7 प्लस में लिखा है, इसीलिए वहाँ पे PKA माइनस PKV लिखा है, या फिर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले फॉर्मूले में 7 में से माइनस किया है, क्योंकि वहाँ पे बेस, वहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन का जो पीएच है वो आपका एसिडिक होने वाला है, इसीलिए वहाँ पे माइनस किया है। ठीक है, तो अब हमारा अच्छे से थ्योरेटिकली ये चैप्टर इक्विलिब्रियम, चाहे केमिकल हो चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम हो, ये खत्म होता है।